स्वागत है आपका मैथमेटिकल लॉजिक के थर्ड वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स और उसके बाद डुएल, और उसके बाद हम स्टडी करेंगे निगेशंस ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं फर्स्ट आर्टिकल से, जिसका नाम है क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। सो पहले क्वांटिफायर्स को समझ लेते हैं। सो क्वांटिफायर्स को समझने के पहले आपको ये सोचना होगा कि क्वांटिफायर ये वर्ड कहां से आया होगा। गेस कीजिए, एंड योर गेस इज करेक्ट कि क्वांटिफायर वर्ड क्वांटिटी इस वर्ड से बना है। क्वांटिटी का मतलब तो आपको पता ही है। क्वांटिटी मीन्स प्रमाण, प्रोपोर्शन, अमाउंट, डिग्री, स्केल, स्कोप, यानी कोई चीज कितने प्रमाण में है, कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, वो बताने के लिए हम किसी वर्ड का अगर यूज कर रहे हैं तो उसे क्वांटिफायर कहते हैं। अब इंग्लिश में इसे क्वांटिफायर को किस तरह से ट्रीट किया जाता है वो देख लेते हैं। क्वांटिफायर्स आर वर्ड्स यूज्ड इन इंग्लिश टू इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ समथिंग विदाउट स्पेसिफाइंग एन एग्जैक्ट नंबर। मतलब किसी चीज की एग्जैक्ट एक्चुअल संख्या बताए बिना अगर आप किसी वर्ड की मदद से, किसी शब्द की मदद से अगर आप उसे स्पेसिफाई कर रहे हो, मतलब उसकी संख्या, उसका प्रमाण बता रहे हो, तो उस शब्द को क्वांटिफायर माना जाएगा। इंग्लिश ग्रामर में इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो देख लेते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल्स है, आप इन सबको पढ़ सकते हो। ऑल, सम, बोथ, देयर, एग्जिस्ट, देयर इज, ईच, एवरी, इनफ, लेस, अ बिट, वेरी लिटिल। तो आपने देखा होगा कई सेंटेंसेस में ऐसे वर्ड्स का यूज किया जाता है क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। आई वॉन्ट ऑल द स्टूडेंट्स फॉर दिस प्रोजेक्ट। यू मीन सम टी। शी वॉन्ट टू लर्न मेनी लैंग्वेजेस। It happened several times. He had a lot of books. They have obtained 2 less marks. So इसमें जो ग्रीन कलर में हाईलाइट किए गए वर्ड्स हैं, they are the quantifiers in English grammar. लेकिन मैथमेटिकल लॉजिक में, मतलब इस चैप्टर में हम कौन से क्वांटिफायर्स की स्टडी करने वाले हैं वो देख लेते हैं। So we have to study these 2 types. एक है यूनिवर्सल क्वांटिफायर और दूसरा है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एक एक करके समझ लेंगे। तो पहले देखते हैं व्हाट इज द यूनिवर्सल क्वांटिफायर। सो आपने कई सेंटेंसेस में देखा होगा फॉर ऑल, फॉर ईच, फॉर एवरी, इस तरह के हम वर्ड्स यूज करते हैं, तो इन्हें हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहते हैं। वैसे ये तीनों भी सेम सिचुएशन में यूज किए जाते हैं और एक दूसरे के अल्टरनेटिव्स है। मतलब कि जहां पे फॉर ऑल चलता है उसी जगह पे फॉर एवरी भी चलता है, फॉर ईच भी चलता है। ओके और इसका जो सिंबल है वो इन्वर्टेड ए, मतलब ए जो होता है उसको क्या किया हमने, हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दिया। तो ये फॉर ऑल के लिए हम इस सिंबल का यूज करेंगे। और दूसरा टाइप था एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। सो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होता है देयर इज या देयर एग्जिस्ट। ओके और इसके लिए हम यूज करेंगे हॉरिजॉन्टली फ्लिप किया हुआ कैपिटल ई। ओके तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि इसे यूज कैसे करते हैं। तो हाउ टू यूज दिस क्वांटिफायर्स। अब यहाँ पे आपको येलो कलर में पी ऑफ एक्स नजर आ रहा है, तो वो है एक ओपन सेंटेंस। मतलब वो एक ओपन सेंटेंस रहेगा जो कभी ट्रू और कभी फॉल्स होता है। ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। सो उसके सामने अगर हमने फॉर ऑल एक्स इस यूनिवर्सल क्वांटिफायर को लगा दिया तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक स्टेटमेंट में। या तो वो ट्रू स्टेटमेंट बन जाएगा या फिर फॉल्स स्टेटमेंट बन जाएगा, दो में से कोई एक ही रहेगा। अब ये ओपन सेंटेंस नहीं रहेगा। ओके ये ट्रू कब बनता है, फॉल्स कब बनता है, ये शॉर्ट में थोड़ा देख लेते हैं। सो फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज अ ट्रू स्टेटमेंट if p of x is true for every value of x, and while it is false statement if it is false for at least one value of x। इसका मतलब ये हुआ कि p of x ये ओपन सेंटेंस था
लेकिन अगर ये x के सारे वैल्यूज के लिए ट्रू होता है तो फिर इसे फॉर ऑल x p ऑफ x को ट्रू स्टेटमेंट माना जाएगा। ओके, और अगर ये एक भी वैल्यू के लिए फॉल्स हो जाता है तो फिर इसे फॉल्स स्टेटमेंट माना जाएगा, क्योंकि हमने फॉर ऑल x इस यूनिवर्सल क्वांटिफायर का यूज किया है, इसलिए उसे x के सारे वैल्यूज के लिए ट्रू बनना जरूरी है। एक भी वैल्यू के लिए फॉल्स तो फॉल्स। सो फॉर ऑल x लगाने से ये एक स्टेटमेंट बन गया, और इस टाइप के स्टेटमेंट को हम क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कहते हैं, क्योंकि क्वांटिफायर का यूज करने के बाद ये स्टेटमेंट बना। ओके, और इसी तरह से देयर एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का भी वैसा ही है, पर ये ट्रू कब होता है और फॉल्स कब होता है ये देख लेंगे। पहले तो देयर एग्जिस्ट x जब हम लगाते हैं तो उसके साथ सच दैट भी लिखते हैं ताकि सेंटेंस मीनिंगफुल लगे। ओके, सो देयर एग्जिस्ट x सच दैट p ऑफ x। अब यहाँ पे p ऑफ x एक कोई कंडीशन रहेगी जिसे हम ओपन सेंटेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू पर उसकी ट्रुथ वैल्यू डिपेंड करती है। वो कभी ट्रू हो सकता है तो कभी फॉल्स हो सकता है। सो देयर एग्जिस्ट x सच दैट p ऑफ x का मतलब ऐसा कोई तो x है जिसके लिए ये ट्रू है। ओके, तो अगर सचमुच ऐसा कम से कम एक x भी हमें मिल जाता है जिसके लिए p ऑफ x ट्रू है, तो इस पूरे स्टेटमेंट को जो कि क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है उसे ट्रू माना जाएगा। और फॉल्स कब माना जाएगा? तो अगर आपको एक भी x नहीं मिलता जिसके लिए p ऑफ x ट्रू है, तब इसे फॉल्स माना जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, मतलब क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको वो देखेंगे। सो कंसिडर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये तो आपको पता ही है कि नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, अनलिमिटेड होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, कंसिडर द ओपन सेंटेंस। पहले हम एक ओपन सेंटेंस कंसिडर करेंगे, x इज ग्रेटर देन 0। ऑफ कोर्स ये ओपन सेंटेंस है क्योंकि x की वैल्यू के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, और ये सेंटेंस का बोलना है कि x इज ग्रेटर देन 0। तो x अगर पॉजिटिव होगा तो ये ट्रू होगा, और x की वैल्यू अगर निगेटिव रहती है तो फिर ये सेंटेंस फॉल्स माना जाएगा। इसीलिए ये ओपन सेंटेंस है क्योंकि x की वैल्यू पर इसकी ट्रुथ वैल्यू डिपेंड है, और कभी ये ट्रू बन रहा है तो कभी फॉल्स बन रहा है। लेकिन अगर हमने इसके सामने फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n ये लगा दिया, मतलब अब ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बन चुका है, तो अब ये कोई ओपन सेंटेंस नहीं रहा, अब ये एक ट्रू स्टेटमेंट माना जाएगा, क्योंकि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n x इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के लिए x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। मतलब x अगर कोई नेचुरल नंबर है तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो ये सही बात है, इट्स अ करेक्ट इंफॉर्मेशन, इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कंसिडर अनदर ओपन सेंटेंस। मतलब इसमें हम कोई थोड़ा अलग ओपन सेंटेंस कंसिडर करेंगे जो कि सिमिलर टाइप का है। इट्स अगेन इनइक्वालिटी। सो x इज लेस देन 2। ओके, फिर से ओपन सेंटेंस है क्योंकि x की वैल्यू पे इसकी ट्रुथ वैल्यू डिपेंड है, ये कभी ट्रू होता है तो कभी फॉल्स होता है। लेकिन अगर हमने पिछले एग्जांपल की तरह इसमें भी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n ये क्वांटिफायर लगा दिया, तो अब ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं, अब ये फॉल्स स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए x लेस देन 2 नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक नेचुरल नंबर के लिए ऐसा होता है। तो सभी के लिए होना चाहिए जब फॉर ऑल का हम यूज कर रहे हैं। ओके, तो सभी के लिए नहीं होने के कारण ये फॉल्स स्टेटमेंट माना जाएगा। अब थर्ड एग्जांपल में हम क्या करेंगे, कंसीडर द सेम ओपन सेंटेंस अगेन। अभी जो सेकंड एग्जांपल में हमने देखा उसी ओपन सेंटेंस को एक बार फिर से कंसीडर करते हैं, x इज लेस देन 2। लेकिन इस बार हम फॉर ऑल x की बजाय देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट x लेस देन 2, मतलब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की मदद से हम एक क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बनाएंगे। और अब इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल नंबर के सेट में कोई ना कोई x तो ऐसा है जिसके लिए x की वैल्यू लेस देन 2 होती है। तो ये तो करेक्ट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 ऐसा नेचुरल नंबर है जिसके लिए ट्रू है, तो एक के लिए भी ट्रू है,
तो ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट ट्रू बन जाता है। ओके, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज किया गया है। मुझे लगता है आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व्ड एग्जांपल है उसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन इज इफ A is equal to, it's a set 1 2 3 4 5 6 7. Okay, it's a set having only 7 elements. So इसमें 8 9 10 नहीं है, मतलब 7 is the last element. So determine the truth value of the following. तो यहाँ पे 4 क्वांटिफाइड स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और उनकी ट्रूथ वैल्यू हमें पता करनी है। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे इसका आंसर लिखें। So first example है there exists x belongs to A such that x minus 4 is equal to 3. तो इसका सॉल्यूशन लिखते वक्त पहले तो आपने उसमें जो कंडीशन है जिसे हमने ओपन सेंटेंस कहा है उसको पहले आपने लिख लेना है, जो यहाँ पर है x minus 4 is equal to 3 which is in the form of equation। और इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, मतलब x की वैल्यू के बारे में आप जो कुछ पता लगा सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, वो कर लेना है। जैसे यहाँ पे हम -4 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर सकते हैं जिससे वो हो जाएगा +4। सो x की वैल्यू हमें मिल जाती है 7। ओके, और अब इसको x minus 4 equal to 3 की जगह रिप्लेस करके देखो कि ये ट्रू बनता है कि फॉल्स। सो देयर एग्जिस्ट x belongs to A such that x equal to 7। मतलब A जो कैपिटल A नाम का सेट हमें क्वेश्चन में दिया गया था उसमें कोई ना कोई x की वैल्यू ऐसी है जो 7 के बराबर है, 7 को इक्वल है। तो यस इट्स ट्रू, क्योंकि 7 उस कैपिटल A सेट में है, इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। सो आपको आंसर लिखना है कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड एग्जांपल इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A x plus 1 is greater than equal to 3। इसमें यूनिवर्सल क्वांटिफायर का यूज किया गया है और इक्वेशन की बजाय इसमें इनइक्वालिटी दी गई है, जिसमें लेस देन ग्रेटर देन साइन होते हैं ना, उन्हें हम इक्वेशन नहीं बोलते, उन्हें इनइक्वालिटी या फिर इनइक्वेशन ऐसा बोलते हैं। सो x plus 1 is greater than equal to 3 पहले हम इसको लिख लेंगे। अब मैक्सिमम वो चीजें जो हम इक्वेशन में करते हैं, जैसे टर्म्स को ट्रांसफर करना, वो इनइक्वालिटी में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम +1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे जिससे वो हो जाएगा -1। सो वी हैव x is greater than equal to 2। तो हमें क्या मिला कि x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होती है, 2 या 2 से ज्यादा होती है। सो अगर हमने उसको क्वांटिफायर लगाया और थोड़ा देखा, सोचा, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है। सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A x is greater than equal to 2। इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन सेट में जितने भी वैल्यूज है वो सभी 2 या 2 से बड़े होने चाहिए। लेकिन आप सेट को देख सकते हो कि सारे वैल्यूज 2 या 2 से बड़े नहीं है, क्योंकि उसमें 1 भी है जो 2 से छोटा नंबर है, 2 से बड़ा भी नहीं, 2 के बराबर भी नहीं। इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट माना जाएगा, क्योंकि फॉर ऑल का जब यूज किया जाता है तो सारे वैल्यूज ने सेटिस्फाई करना चाहिए। So now third example is for all x belongs to A 8 minus x is less than or equal to 7। So पहले हम इस इनइक्वालिटी को लिख लेंगे सॉल्यूशन में, 8 minus x is less or equal to 7। अब यहाँ पे माइनस एक्स को ट्रांसफर करना इजी है। सो माइनस एक्स को ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, जिससे हो जाएगा 8 is less than or equal to 7 plus x। और अब 7 को ट्रांसफर करेंगे ताकि हमें x की वैल्यू के बारे में थोड़ी जानकारी मिले। सो वो हो जाएगा 8 minus 7। ओके, 7 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, उससे वो हो गया 8 minus 7 is less or equal to x। सो फाइनली हमें मिला कि 1 is less or equal to x। अब इस इनइक्वालिटी को ऐसे रिवर्स करके अगर लिखा जाए तो ये होगा x is greater than equal to 1। So for all x is greater than equal to 1, ऐसा यहाँ पर है क्या, ये सोचिए। मतलब गिवन सेट के सारे वैल्यूज एक या एक से बड़े है या नहीं है, ये सोचिए। तो सारे के सारे वैल्यूज एक या एक से बड़े है, सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ये हमें लिखना है। एंड द लास्ट एग्जांपल इज देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू A such that 8 plus x is equal to 16। सॉरी, x plus 8 is equal to 16। सो हम पहले उस गिवन इक्वेशन को लिखेंगे, x plus 8 is equal to 16, फिर 8 को ट्रांसफर करेंगे जिससे x equal to 16 minus 8 means x is equal to 8 हमें मिलता है। सो अब क्वांटिफायर लगाने के बाद ये कैसा दिखता है कि गिवन सेट में
कम से कम एक भी तो x की वैल्यू ऐसी है जो इक्वल टू 8 है, मतलब 8 के बराबर है। तो ऐसी तो कोई वैल्यू नहीं है जो इक्वल टू 8 है, क्योंकि 8 उस सेट में नहीं है, 7 तक के ही नंबर्स वहां पर है, और इसलिए ये एक फॉल्स स्टेटमेंट रहेगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट इस आर्टिकल में। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जिसका नाम है ड्यूएल, इस चैप्टर का सबसे इजी आर्टिकल। सो ड्यूएल के बारे में पहले इंफॉर्मेशन। सो ड्यूएल ऑफ एनी गिवन स्टेटमेंट पैटर्न is the other statement pattern which is obtained by replacing the following symbols। इसका मतलब क्या है कि आपको एक गिवन स्टेटमेंट पैटर्न होगा और उसका ड्यूएल पूछा जाएगा कि इसका ड्यूएल लिखो। तो आप क्या करोगे, इस टेबल में बताए गए जो चेंजेस है, जो रिप्लेसमेंट्स है, बस उतना ही आपको करना है, और ऐसा करने के बाद जो आपको नया स्टेटमेंट पैटर्न दिखता है वो पुराने वाले का ड्यूएल होता है। सो पहले कॉलम हेडिंग है सिंबल इन द गिवन स्टेटमेंट और दूसरे कॉलम का हेडिंग है रिप्लेसमेंट डन इन ड्यूएल। ओके, सो पहले कॉलम में है कि गिवन स्टेटमेंट में आपको ये सिंबल हो सकता है, और दूसरे कॉलम में है कि उस सिंबल को आपको इस वाले सिंबल से रिप्लेस करना है। तो देखिए सबसे पहला है एंड। तो एंड अगर रहता है तो उसे आपको रिप्लेस करना है और से, और उसके बाद और अगर रहता है तो उसे आपको रिप्लेस करना है एंड से, और टी अगर रहता है कैपिटल टी तो उसे रिप्लेस करना है कैपिटल एफ से, और कैपिटल एफ अगर रहता है तो उसे रिप्लेस करना है कैपिटल टी से। मीन्स ये ट्रुथ वैल्यूज है, आपको ट्रू की जगह फॉल्स लिखना है, फॉल्स की जगह ट्रू लिखना है। और अगर स्मॉल टी रहता है, स्मॉल लेटर टी, तो उसको स्मॉल सी से रिप्लेस करना है। सो दिस टी इज फॉर टॉटोलॉजी एंड सी इज फॉर कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि जनरली हम पी क्यू आर एस ऐसे लेटर्स का यूज कर रहे थे स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन जो स्टेटमेंट टॉटोलॉजी या कॉन्ट्राडिक्शन है, हम कंफर्म हैं, तो उसके लिए हम टी या सी का यूज भी कर सकते हैं। तो टी को रिप्लेस करना है सी से और सी को रिप्लेस करना है टी से। अब इस टेबल में बताए गए चेंजेस के अलावा कोई भी चेंज आपको नहीं करना है, अदरवाइज आप मिस्टेक कर दोगे। ओके, तो देखते हैं एग्जांपल्स। तो यहां पर आपके सामने कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि पहला एग्जांपल देखिए, कंसीडर कीजिए पी एंड क्यू, दिस इज द स्टेटमेंट पैटर्न, गिवन स्टेटमेंट पैटर्न। तो आपको अगर इसका ड्यूएल लिखना है तो इसमें आपको एंड नजर आ रहा है, तो एंड की जगह पे आप क्या करोगे, और लिखोगे। सो हमें मिल गया पी और क्यू, सो दिस इज द ड्यूएल, हो गया। सेकंड एग्जांपल इज पी और नॉट क्यू एंड आर। सो इसमें और भी दिख रहा है, एंड भी दिख रहा है, तो आपको और की जगह पे एंड लिखना है, एंड की जगह पे और लिखना है, एंड दैट्स इट। इसके अलावा आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। देखिए ब्रैकेट्स अपनी जगह है और निगेशन का साइन भी एज इट इज है, निगेशन के साइन के साथ आपको कुछ भी नहीं करना है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज पी एंड टी, ब्रैकेट के बाहर है एंड क्यू। ओके, तो आपको एंड की जगह पे, मतलब यहाँ पे दोनों भी जगह पे एंड है, तो उस दोनों भी जगह पे आपको और लिखना है, और जो कैपिटल टी है उसे कैपिटल एफ लिखना है, ये भूलना नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल इज एफ और नॉट पी, तो वो बन जाएगा टी एंड नॉट पी, क्योंकि कैपिटल एफ है तो कैपिटल टी बन जाएगा फॉल्स का ट्रू, और का बन जाएगा एंड, निगेशन साइन एज इट इज। नेक्स्ट इज पी और स्मॉल टी, ब्रैकेट के बाहर है एंड क्यू, सो और का एंड हो जाएगा, एंड का और हो जाएगा, और जो स्मॉल टी है उसकी जगह पर आपको लिखना है स्मॉल सी, मीन्स टॉटोलॉजी है तो उसकी जगह लिखना है कॉन्ट्राडिक्शन। एंड द लास्ट एग्जांपल इज टी एंड टी, तो कैपिटल टी की जगह आएगा कैपिटल एफ और स्मॉल टी की जगह आएगा स्मॉल सी, और बीच में जो एंड है उसकी जगह आएगा और। हाँ, तो यहाँ पे गलती से मैंने उसको और किया नहीं है, तो उतना तो आप समझ सकते हो। सो एक बात का ध्यान रखना है, negation sign and brackets are not changed while writing the dual of any statement pattern। तो ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि निगेशन का जो साइन है और ब्रैकेट्स जो होते हैं, और इसके अलावा जो पी क्यू आर जो स्टेटमेंट्स के नाम दिए होते हैं, इनमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, बस आपको वही चेंजेस करने हैं जो उस टेबल में बताए गए हैं, एंड और। ओके, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होंगे, कैपिटल टी और कैपिटल एफ एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होंगे,
और स्मॉल टी और स्मॉल सी ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होंगे। ओके, सो एक और बात डुअल के बारे में आपको बतानी है कि डुअल ऑफ अ लॉजिकल इक्विवेलेंस इज आल्सो अ लॉजिकल इक्विवेलेंस। मतलब अगर कोई लॉजिकल इक्विवेलेंस है जिसे हमने ट्रुथ टेबल की मदद से प्रूव किया है, कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे थे सेकंड वीडियो में, उसका अगर आप कोई डुअल लिखते हो तो वो भी एक लॉजिकल इक्विवेलेंस माना जाएगा। मतलब उसे भी आप ट्रुथ टेबल की मदद से चेक करोगे तो वो भी इक्विवेलेंट ही रहेंगे। ओके, सो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, डुअल ऑफ P और इन ब्रैकेट Q एंड R इज इक्विवेलेंट टू P और Q एंड P और R। सो इसे वैसे हम आगे चल के लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलने वाले हैं। तो अगर हमने इसका डुअल लिखा तो वो भी एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही रहेंगी। उसे अगर आप प्रूव नहीं भी करते हो तो डुअल आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये भी एक लॉ है, मतलब प्रॉपर्टी है। ओके, इसी तरह से डुअल ऑफ P एंड T इज इक्विवेलेंट टू P इज P और F इज इक्विवेलेंट टू P। मतलब इसमें अगर हमने एंड की जगह और कर दिया, T की जगह F कर दिया, तो ऊपर वाला जैसे रूल है तो नीचे वाला भी रूल ही है। इसे हम आइडेंटिटी लॉ कहेंगे आगे चल के। ओके, सो दैट्स ऑल यू हैव लर्नड अबाउट डुअल। मतलब ये छोटा सा आर्टिकल था और बहुत ही इजी था। तो आपको कोई स्टेटमेंट पैटर्न अगर दिया जाता है तो उसका डुअल आपको लिखते आना चाहिए। तो अब देखते हैं हमारा अगला आर्टिकल जिसका नाम है निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। कंपाउंड स्टेटमेंट हमने 4 टाइप के देखे थे, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन। तो एक एक करके सभी के निगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं निगेशन ऑफ कंजंक्शन। मतलब ऐसा स्टेटमेंट जिसमें 2 सिंपल स्टेटमेंट को एंड की मदद से जोड़ा गया है, उस पूरे के पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन कैसे करते हैं, ये हम पहले एक टेबल देखेंगे। इस टेबल की मदद से आपको वो रूल समझने में मदद मिलेंगी जिस रूल की मदद से हम कंजंक्शन का निगेशन करने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिए, इस टेबल में कॉलम नंबर 3 में कंजंक्शन नजर आ रहा है P एंड Q, उसके ट्रुथ वैल्यूज नजर आ रहे हैं उस कॉलम में। अब 4th कॉलम में हमने क्या किया, निगेशन ऑफ P एंड Q। मतलब कंजंक्शन का निगेशन जो है वो एक्चुअली 4th कॉलम है। उसके बाद के जो कॉलम्स हैं आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे कॉलम्स को बनाकर देख सकते हो, जैसे निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q, फिर निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q का कंजंक्शन चेक कर सकते हो, डिसजंक्शन चेक कर सकते हो। आपको चेक क्या करना है कि कॉलम नंबर 4 जो है तो सेम टू सेम वैसा ही कॉलम आपको कौन सा स्टेटमेंट पैटर्न दे रहा है। तो यहाँ पर आप कॉलम नंबर 7 में देख सकते हो कि निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, ये जो कॉलम है आपको कॉलम नंबर 4 की तरह सेम टू सेम ट्रुथ वैल्यूज दे रहा है। और इसीलिए फ्रॉम कॉलम नंबर्स 4 एंड 7 वी कैन कंक्लूड दैट निगेशन ऑफ P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। मतलब जब निगेशन का साइन इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो वो P और Q दोनों भी बेसिक स्टेटमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट तो होगा ही, पर उसके अलावा वो बीच में जो एंड का साइन था उसे और में कन्वर्ट कर देगा। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। और इस रूल को हम डी मॉर्गन्स लॉ ऐसा बोलते हैं। तो इस रूल का नाम भी अगर आप याद रखते हो तो अच्छा रहेगा। सो नेक्स्ट पार्ट इज निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। तो इसके लिए भी सेम उसी तरह का हम टेबल बनाएंगे। जैसे 3rd कॉलम है P और Q, 4th कॉलम है निगेशन ऑफ P और Q। सो डिसजंक्शन का निगेशन आपको 4th कॉलम में तो नजर आ रहा है, लेकिन ये किसके जैसा है, तो उसके लिए हम निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q इनके कॉलम्स बना लेंगे। फिर उसके बाद उनका अगर आप डिसजंक्शन चेक करते हो तो कॉलम नंबर 4 की तरह नहीं आएगा, लेकिन आप अगर इन दोनों का कंजंक्शन चेक करते हो तो कॉलम नंबर 4 की तरह सेम टू सेम आ जाएगा। और इसीलिए हम यहाँ से कंक्लूजन हमारा बोल सकते हैं कि निगेशन ऑफ P और Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। मतलब जब हम निगेशन का साइन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो P और Q दोनों स्टेटमेंट्स को जाएगा, लेकिन बीच में जो और है तो उसे वो एंड बना देगा।
तो अब देखते हैं अगला पार्ट जो है निगेशन ऑफ कोर्स इम्प्लीकेशन, मतलब जो स्टेटमेंट इफ और देन से जुड़ा होता है उस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को निगेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो इसके लिए हम फिर से उसी टाइप का टेबल कंसीडर करेंगे जिसमें थर्ड कॉलम में आपको दिख रहा है कि P इम्प्लाइज Q की ट्रुथ वैल्यूज कैसे होते हैं। फिर फोर्थ कॉलम में हमने जस्ट उसी का निगेशन लिख दिया, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q। अब इसके बाद आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो कि निगेशन ऑफ P फाइंड किया, निगेशन ऑफ Q फाइंड किया और उन दोनों के साथ आपने कंजंक्शन डिसजंक्शन चेक किया, एक को ओरिजिनल और एक का निगेशन, उनका कंजंक्शन डिसजंक्शन चेक किया, तो आपको पता चलेगा कि पहला वाला अगर आप एज इट इज रखते हो मतलब P को एज इट इज रखते हो और दूसरे वाले का निगेशन अगर आप लेते हो और इन दोनों का कंजंक्शन अगर आप लेते हो तो आपको कॉलम नंबर 4 की तरह सेम टू सेम कॉलम मिलेगा। ओके, इसे प्रूव करने का एक और रूल है जिसका नाम है कंडीशनल लॉ। कंडीशनल नाम का जो रूल है उस रूल की मदद से भी हम इसे प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल कॉलम नंबर 4 और 6 की मदद से हम बोल सकते हैं कि निगेशन ऑफ P implies Q is equivalent to P and not Q। ओके, तो ये रूल आप याद रखेंगे, निगेशन ऑफ P implies Q is equivalent to P and not Q। मतलब जब हमें किसी इम्प्लीकेशन का निगेशन करना है तो हम पहले वाले पार्ट को एज इट इज रखते हैं और दूसरे वाले पार्ट को नॉट लगाते हैं और बीच में हम लिखते हैं एंड। ओके, इफ देन भी नहीं रहेगा निगेशन में और भी नहीं रहेगा तो सिर्फ एंड। ओके, ये याद रखना है। इम्प्लीकेशन का जो निगेशन है वो एक कंजंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब अगला पार्ट है निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। ओके, मतलब P डबल इम्प्लाइज Q जो होता है उसका निगेशन कैसे फाइंड करें, मतलब जो इफ एंड ओनली इफ की मदद से जुड़े हुए स्टेटमेंट्स होते हैं तो उस कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन अगर आपको लिखना है तो वो कैसे लिखे। तो ट्रुथ टेबल की मदद से भी आप इसे प्रूव कर सकते हो जैसे हमने बाकी के 3 अभी किए, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रूफ बताऊंगा जो कंपैरेटिवली इजी लगेगा। सो P डबल इम्प्लाइज Q का मतलब क्या होता है। अब डबल इम्प्लाइज से ही पता चलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, P Q को इम्प्लाई कर रहा है और जो Q है वो P को इम्प्लाई कर रहा है, मतलब यहाँ दोनों एक दूसरे को इम्प्लाई कर रहे हैं, इसलिए तो हम डबल इम्प्लाइज वर्ड यूज करते हैं। तो P डबल इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। ओके, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर आपको P डबल इम्प्लाइज Q को निगेशन लगाना है, निगेशन का साइन लगाना है और पता करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो उसको इक्विवेलेंट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है उसको निगेशन का साइन लगाना पड़ेगा जो कि कंपैरेटिवली इजी है। सो निगेशन हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ लगा दिया। अब निगेशन का साइन जब हम लगाते हैं इतने बड़े स्टेटमेंट पैटर्न को तो वो स्टेटमेंट पैटर्न एक ब्रैकेट में लिखना जरूरी हो जाता है। सो हम अब सिर्फ राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सो निगेशन का साइन आपको इस स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर है उस पूरे स्टेटमेंट पैटर्न का अब निगेशन फाइंड करना है। तो अब ध्यान से देखिए, कंसंट्रेट करना है हमें बीच के सिंबल पे। तो यहाँ पे बीच में एंड है, ओके, और एंड अगर बीच में है तो निगेशन का साइन डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं ये हम ऑलरेडी थोड़ी देर पहले देख चुके हैं कि निगेशन का साइन एंड के पहले और एंड के बाद दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और बीच में जो एंड था वो और बन जाएगा। ओके, जिसे हमने डी मॉर्गन्स लॉ एक नाम भी दिया था, तो वही लॉ हमने यहाँ पर अभी अप्लाई किया है। अब निगेशन ऑफ P implies Q क्या होता है, अभी जस्ट हमने 2 मिनट पहले देखा है कि निगेशन ऑफ P implies Q होता है P and not Q, और सिमिलरली निगेशन ऑफ Q implies P क्या होगा, उसी चीज को अप्लाई करो, वो होगा Q and not P। मतलब इसमें Q पहला है तो Q एज इट इज रहेगा और P दूसरा है तो P को नॉट लगाया जाएगा और बीच में एंड। तो यहाँ पे हमें निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन का ये रूल मिल चुका है कि निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू P एंड नॉट Q और Q एंड नॉट P। ओके, और अब देखते हैं हम इन चारों भी टाइप के कंपाउंड स्टेटमेंट के निगेशन के एग्जांपल्स इन अ वर्बल फॉर्म। मतलब अगर हमें कोई कंपाउंड स्टेटमेंट
वर्बल फॉर्म में दिया जाता है, मीन्स सेंटेंस फॉर्म में, तो उसका निगेशन कैसे करें? सो क्वेश्चन इज राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स. सो फर्स्ट एग्जांपल इज ही इज अ डॉक्टर एंड ही नोज ट्रीटमेंट. तो यहां पर एंड की मदद से दो बेसिक स्टेटमेंट्स को ज्वाइन किया गया है, मीन्स इट्स अ कंजंक्शन. तो इसका निगेशन अगर हमें लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? निगेशन यहाँ पे दोनों बेसिक स्टेटमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब आपको इधर भी नॉट लगाना है, इधर भी नॉट लगाना है. लेकिन एक और चीज का ध्यान रखना है कि बीच में जो एंड दिख रहा है उसे आपको और में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, सो निगेशन इज ही इज नॉट अ डॉक्टर और ही डज नॉट नो ट्रीटमेंट. अब यहाँ पे ही इज अ डॉक्टर में इज हेल्पिंग वर्ब था, इसलिए इज को नॉट लगाया. लेकिन ही नोज ट्रीटमेंट इस वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं. तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? डू या डज को नॉट लगाते हैं. तो यहाँ पे ही मीन्स टर्शियरी सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए डज को नॉट लगेगा. और एक और क्लू आपको यहाँ से मिल रहा है कि नो को एस लगा हुआ है, वो वही एस डू को लग जाता है और डज बना देता है, और नो को जो एस होता है उसे हमें हटा देना पड़ता है. ओके, ये सब इंग्लिश ग्रामर की बातें हैं, तो आपको वो तो आती ही होंगी. तो सेकंड एग्जांपल इज 2 इज एन इवन नंबर एंड 3 इज अ प्राइम नंबर. तो यहां पर हम क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे दोनों भी स्टेटमेंट को, और बीच में जो एंड दिख रहा है उसकी जगह लिखेंगे और. सो 2 इज नॉट एन इवन नंबर और 3 इज नॉट अ प्राइम नंबर. ओके, सो थर्ड एग्जांपल इज, अब कुछ एग्जांपल हम डिसजंक्शन के देख लेते हैं. दो एग्जांपल देख लेंगे हर टाइप के. मिस्टर रॉबर्ट इज द रिचेस्ट पर्सन और ही इज ऑनेस्ट. सो इसका निगेशन होगा मिस्टर रॉबर्ट इज नॉट द रिचेस्ट पर्सन एंड ही इज नॉट ऑनेस्ट. अब यहाँ पे और की जगह हमने एंड लिखा है, वो याद से करना जरूरी है, नॉट तो आप लगाते ही हो. फोर्थ एग्जाम्पल इज ताजमहल इज इन आगरा और एफएल टावर इज इन पेरिस. सो ताजमहल इज नॉट इन आगरा एंड एफएल टावर इज नॉट इन पेरिस. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ इम्प्लीकेशन. इफ आई स्टडी हार्ड देन आई गेट गुड मार्क्स. तो इसका निगेशन क्या होगा? हमने देखा था कि P implies Q का जो निगेशन होता है वो होता है P and not Q. मतलब पहला जो पार्ट होता है P उसे एज इट इज लिखो, और दूसरा जो पार्ट होता है Q उसको नॉट लगाओ. तो यहाँ पे आई स्टडी हार्ड एज इट इज रहेगा, और आई गेट गुड मार्क्स जो है इस पार्ट को नॉट लगेगा, और बीच में आएगा एंड. तो इसका निगेशन होगा आई स्टडी हार्ड बट आई डू नॉट गेट गुड मार्क्स. अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं होने की वजह से डू को नॉट लगाया है. और एक और चीज आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने बीच में एंड नहीं लिखा, एंड की बजाय बट लिखा. तो वो इसलिए क्योंकि बट का यूज मतलब पहले वाले भाग में नॉट नहीं है, दूसरे वाले भाग में नॉट है. सो फर्स्ट पार्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड पार्ट इज नेगेटिव. और ऐसा जब होता है तो बट लिखना ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा मीनिंगफुल लगता है एज कंपेयर टू एंड. आप चाहो तो एंड भी लिख सकते हो, वो भी करेक्ट ही है. सो एग्जांपल नंबर 6 इज इफ इट रेन्स देन फार्मर्स आर हैप्पी. सो इसका निगेशन क्या होगा? इट रेन्स बट फार्मर्स आर नॉट हैप्पी. ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल रहेंगे डबल इंप्लीकेशंस के. एग्जांपल नंबर 7 इज x is equal to 7 if and only if 3x plus 2 is equal to 23. अब इसका निगेशन कैसा होगा? तो P डबल इंप्लाइज Q का निगेशन हमने कैसा देखा था? रूल क्या देखा था? P एंड नॉट Q और Q एंड नॉट P. तो यहां पर x इक्वल टू 7 एज इट इज रहेगा, फिर एंड के बाद दूसरे वाले पार्ट को नॉट लगाया जाएगा, और फिर बीच में हम लिखेंगे और. अब इधर दूसरा वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, और एंड के बाद पहले वाले पार्ट को नॉट लगाया जाएगा. अब मैं जो एंड बोल रहा हूं उसके जगह बट लिखा है, ओके, क्योंकि ज्यादा मीनिंगफुल लगता है. सो निगेशन इज x इज इक्वल टू 7 बट 3x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 23, और 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 23 बट
x is not equal to 7. Okay, similar example है next. Logic is easy if and only if IQ is good. So इसका अगर आपको निगेशन करना है तो हम लिखेंगे logic is easy but IQ is not good, और IQ is good but logic is not easy. Okay, तो इस तरह से निगेशन करते हैं किसी डबल इम्प्लीकेशन का. तो अगर आपको कोई कंपाउंड स्टेटमेंट दिया जाए तो इस तरह से आपको निगेशन करना है बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ और निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन. ये सारे रूल्स हमने जो देखे उनका यूज करना है. ओके, अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट आर्टिकल जिसका नाम है कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव. ओके, सो पहले इनका मीनिंग देख लेंगे सिंबॉलिक फॉर्म्स की मदद से. सो इस टेबल में आपको नजर आ रहा है कि सबसे पहले रो में हमने लिखा है इम्प्लीकेशन. इम्प्लीकेशन का मतलब तो आपको पता ही है कि ऐसा कंपाउंड स्टेटमेंट जिसमें हम दो बेसिक स्टेटमेंट्स को इफ और देन की मदद से ज्वाइन करते हैं. और सिंबॉलिक फॉर्म हम लिखते हैं इस तरह से P implies Q. सो इम्प्लीकेशन अगर P implies Q है तो सेकंड रो देखिए, उसका कॉन्वर्स क्या रहेगा, Q implies P. इसका मतलब हमें करना क्या है, जो implies के बाद है Q उसे implies के पहले लिखना है, और जो implies के पहले है P उसे implies के बाद लिखना है. जस्ट आपको करना क्या है, वो जो दो बेसिक स्टेटमेंट्स है उनकी पोजीशन आपको इंटरचेंज कर देनी है. ऐसा करने से आपको मिलेगा कॉन्वर्स. ओके, थर्ड कॉलम भी देख लीजिए. इम्प्लीकेशन होता है इफ P देन Q, तो उसका कॉन्वर्स क्या होगा, इफ Q देन P. ओके, अब देखते हैं इनवर्स क्या होता है. अब इनवर्स में आपको P नजर आ रहा है फर्स्ट पोजीशन पे जैसा इम्प्लीकेशन में था, और Q नजर आ रहा है सेकंड पोजीशन पे जैसा इम्प्लीकेशन में था. मतलब आपको इसमें पोजीशन तो चेंज नहीं करनी है, लेकिन आपको दोनों भी स्टेटमेंट्स को नॉट लगाना है. P अपनी जगह पे रहेगा लेकिन उसको नॉट लगा दिया जाएगा, मतलब उसका निगेशन वहां पे रिप्लेस किया जाएगा. और Q जो है वो भी अपनी जगह पे ही रहेगा लेकिन उसको भी नॉट लगा दिया जाएगा, मतलब उसका भी निगेशन हमें रिप्लेस करना पड़ेगा. सो इफ P देन Q का इनवर्स है इफ निगेशन ऑफ P देन निगेशन ऑफ Q. ओके, अब लास्ट है कॉन्ट्रापोजिटिव. इसमें तो अब आपको देखकर सिंपली समझ सकते हो कि जो इनवर्स हमने लिखा था उसमें अगर आपने दोनों स्टेटमेंट्स की पोजीशन चेंज कर दी तो आपको कॉन्ट्रापोजिटिव मिलेगा. मतलब इनवर्स का कॉन्वर्स अगर आपने लिखा तो आपको कॉन्ट्रापोजिटिव मिलेगा. या फिर अगर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि कॉन्वर्स का इनवर्स अगर आपने लिखा, मीन्स कॉन्वर्स जो था वो था Q implies P, और उसमें Q और P को अपनी जगह पे रख के दोनों को अगर आपने नॉट लगा दिया तो आपको कॉन्ट्रापोजिटिव मिलता है. तो दोनों को नॉट लगाने का मतलब इनवर्स लिखना होता है. तो कॉन्वर्स का इनवर्स या फिर इनवर्स का कॉन्वर्स. ओके, सो एक बार फिर से देख लेते हैं कि इम्प्लीकेशन था P implies Q. कॉन्वर्स में हम क्या करते हैं, पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, इसलिए वो हो जाता है Q implies P. फिर इनवर्स में हम क्या करते हैं, दोनों को नॉट लगा देते हैं, पहले पार्ट को भी नॉट, दूसरे पार्ट को भी नॉट. और कॉन्ट्रापोजिटिव में हम क्या करते हैं, पोजीशन भी इंटरचेंज करते हैं और नॉट भी लगाते हैं. तो ये दोनों काम हम करते हैं जो कॉन्वर्स और इनवर्स में करते हैं. कॉन्ट्रापोजिटिव में ये दोनों काम करते हैं. ओके, अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स इन अ वर्बल फॉर्म्स. ओके, अगर आपको कोई सेंटेंस दिया जाता है, अब यहाँ पर हमने एक इम्प्लीकेशन लिया है, इफ x minus 5 is equal to 7 then x is divisible by 4. ओके, इट्स एन इम्प्लीकेशन क्योंकि इसमें if और then है. और एक बात यहाँ पे नोटिस करने जैसी है कि आप जब कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव लिखते हो तो सभी की शुरुआत if से होती है, सभी में if then आता है. ओके, तो स्टूडेंट कुछ ये गलती करते हैं कि स्टार्टिंग में if ही नहीं लिखते, या if को भी ट्रांसफर कर देते हैं, पोजीशन जो चेंज करनी है ना हमें, if को भी उधर लेके चले जाते हैं. तो if और then को आपको उसकी जगह से हिलाना नहीं है.
इफ और देन की पोजीशन इंटैक्ट रहेंगी। सिर्फ आपको दो जो बेसिक स्टेटमेंट्स को वो जोड़ रहे हैं इफ देन, उन बेसिक स्टेटमेंट्स को आपको इधर उधर करना है, और वो भी सिर्फ कॉन्वर्स में और कॉन्ट्रापोजिटिव में करना है, इनवर्स में नहीं करना है। सो कॉन्वर्स इज इफ x इज डिविजिबल बाय 4 देन x माइनस 5 इज इक्वल टू 7। यहाँ पर मैंने अलग अलग कलर में इसलिए लिखा है ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए कि यहाँ पर हमने स्टेटमेंट्स को इंटरचेंज किया है। ओके, और इनवर्स में देखिए, इफ x माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 7, देखिए नॉट लगाया है, देन x इज नॉट डिविजिबल बाय 4, इसको भी नॉट लगाया है, तो नॉट लगाने से हमें मिलता है इनवर्स। ओके, और कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या होगा, अभी अभी जो हमने इनवर्स लिखा उसी में आपको स्टेटमेंट्स को इंटरचेंज करना है। नॉट तो हम लगा चुके, उसी को इंटरचेंज कर दिया तो कॉन्ट्रापोजिटिव भी मिल जाएगा। सो इफ x इज नॉट डिविजिबल बाय 4 देन x माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 7। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सो implication is if Samir plays football then he is healthy। इसका कॉन्वर्स क्या होगा, if Samir is healthy then he plays football। अब यहाँ पर मैंने he is healthy को as it is इधर नहीं लिखा और Samir plays football को as it is उधर नहीं लिखा। क्यों किया ऐसा, he is healthy की बजाय हमने क्या लिखा है, Samir is healthy। क्योंकि जब आप सेंटेंस की शुरुआत में किसी की बात करते हो तो पहले उसका नाम बताना जरूरी होता है, और उसके बाद वाले पार्ट में आप प्रोनाउन का यूज कर सकते हो। तो पहले किसकी बात हो रही है वो बताना जरूरी है, समीर इज हेल्थी, देन अब इसके बाद आप ही का यूज कर सकते हो, मतलब प्रोनाउन। अब ही का मतलब समीर होगा। ओके, तो इतना ग्रामेटिकली ग्रामेटिकली करेक्ट आपको रहना है। सो इनवर्स में हम क्या करेंगे, जस्ट नॉट लगाएंगे। सो इफ समीर डज नॉट प्ले फुटबॉल देन ही इज नॉट हेल्दी। और कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या होगा, इफ समीर इज नॉट हेल्दी देन ही डजंट प्ले फुटबॉल। ओके,